हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया की मैंने आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। इसकी किस तरीके से हो रहा होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा इसके पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? आज हम लोगों ने पढ़नी है इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी कि जब आप इसको पेरिफेरल स्मीयर पर देखेंगे तो ये किस तरह से नज़र आएगा। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ याद करने की है। पेरिफेरल स्मीयर पे आप लोगों को किस तरह के सेल्स नज़र आएंगे? इलोंगेटेड स्पिंडल शेप या फिर बोर्ड शेप, इस तरह दरांती की शक्ल के या फिर ऐसे बोट यानी कि कश्ती की शक्ल के जो है ना, आपको इरिवर्सिबली सिकल्ड सेल्स नज़र आएंगे। बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत बड़ी आराम से इनकी लाइसिस हो जाती है। इसके अलावा रेटिक्यूलोसाइटोसिस, आपको पता है जितने भी तरह के हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं उनके अंदर रेटिक्यूलोसाइटोसिस मिलता ही मिलता है। इसके अलावा बोन मैरो के अंदर क्या नजर आएगा? हाइपरप्लेजिया ऑफ एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर। आपको पता है हेमोलिटिक एनीमिया जिस भी तरह का होगा, एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर यानी कि आरबीसी के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइप के एनीमिया में क्या हो रहा होता है? बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि आपको पता है कि जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो के अंदर आरबीसीज बन रहे होते हैं ना, यहाँ पे बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसके एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटस की जल्दी जल्दी डिवीजन होगी तो बोन के अंदर भी तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे ना। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर ना सेकेंडरी न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और इनकी जो चीक की बोन्स होती हैं, ठीक है, यानी कि गालों की जो बोन्स होती हैं ऐसे, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। और जब हम इसको रेडियोग्राफ या फिर एक्सरे के ऊपर देखते हैं तो आपको एक क्रू कट अपेयरेंस नजर आती है। इसको एज इट इज याद कर लो, क्रू कट अपेयरेंस, ठीक है। और लिवर और स्प्लीन के अंदर आपको क्या नजर आएगा? अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हिमोलिसिस है तो एक्स्ट्रा मेडलरी हिमेटोपोइसिस, ये मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो अगर आप लोगों ने इसकी बेसिक्स देखनी है हिमोलिटिक एनीमिया की तो, ठीक है। अब हार्ट, लिवर, किडनी, जो रीनल टिब्यूल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? हाइपोक्सिया इंड्यूस फैटी चेंजेस। हमने पहली बात करी थी कि ना सिर्फ हिमोलिसिस होता है बल्कि जो है ना वो हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है, यानी कि जो ब्लड वेसल होगी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। आगे जो ऑर्गन पड़ा हुआ होगा, लेट सपोज किडनी पड़ी हुई होगी या फिर हार्ट पड़ा हुआ होगा या फिर ब्रेन होगा, उसके अंदर फैटी चेंजेस, हाइपोक्सिया इंड्यूस फैटी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो एक बात कहते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि चिल्ड्रन के अंदर तो क्या होगा? स्प्लीनोमेगैली होगी, क्योंकि जो स्प्लीन होगी उसके अंदर भी आपको पता है ये स्टक हो जाएंगे स्प्लीनिक साइनोसाइड्स के अंदर, वहाँ पे मैक्रोफेजेस आ जाएंगे और मैक्रोफेजेस के हाइपरप्लेजिया की वजह से वहाँ पे स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर ऑटो स्प्लीनेक्टमी, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे स्प्लीन का साइज बड़ा है, यहाँ पे स्प्लीन का साइज एडल्ट में खुद ब खुद छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि स्प्लीन के अंदर जो होता है वो स्लगिश ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। और जहाँ ऑर्गन, जिस ऑर्गन का ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ आरबीसीज की सिकलिंग क्या होगी? ज़्यादा। और जब आरबीसीज की सिकलिंग क्या होगी? ज़्यादा, तो आरबीसी की सिकलिंग ज़्यादा होने की वजह से उस वेजल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, उस ऑर्गन को कम खून मिलेगा, उस ऑर्गन को कम खून मिलने की वजह से फंक्शनल लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से एडल्ट के अंदर क्या होता है? ऑटोस्प्लीनेक्टमी, और चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली। अब जितनी भी तरह के हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं इनके अंदर बिलीरुबिन का लेवल, बाइल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हीमोसिड्रोसिस, गॉल स्टोन्स, ठीक है, हाइपरबिलीरुबिनीमिया, वो तो होता ही होता है। इसके अलावा किसी भी ऑर्गन के अंदर इस टाइप ऑफ सिकल सेल एनीमिया के अंदर, इस टाइप ऑफ हेमोलिसिस के अंदर वास्कुलर कंजेशन हो जाती है। आपको पता है वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ये बात तो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस और इन्फार्क्शन डेवलप हो सकती है, यानी कि निक्रोसिस हो सकती है, वो ऑर्गन मरना स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? प्रायापिज्म। प्रायापिज्म क्या होता है कि जो पीनस होता है, ठीक है, पिनाइल फाइब्रोसिस हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि पीनस को भी प्रॉपरली खून नहीं मिलेगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कि सिकल सेल एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स कैसे आपको नजर आएंगे। आपको पता है कि 5 से 6 महीने तक जो न्यू बॉर्न होता है उसके अंदर HbF की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है, ये ज़्यादा होती है, मैं पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। इसीलिए HbF ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करता है HbS के साथ, इसीलिए ये एसिम्प्टोमेटिक एनीमिया रहेगा। लेकिन 6 मंथ्स के बाद क्या होगा कि जो मॉडरेट टू सिवियर एनीमिया डेवलप हो सकता है हिमोलिसिस की वजह से। एक तो हिमोलिसिस की बात होगी, इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ होती है वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, यानी कि जो वेजल होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। वेजल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो आगे वाला ऑर्गन होगा उसको खून कम मिलेगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के सिंड्रोम हो सकते हैं। आपके बुक के अंदर 4 सिंड्रोम लिखे हुए हैं। हैंड फुट सिंड्रोम जो कि यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है, बेसिकली वही हाथों और पाँव की जो मतलब हाथ और पाँव है उनको प्रॉपर खून ना मिलने की वजह से। इसके अलावा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम क्या होता है कि बेसिकली जब बच्चों के अंदर या किसी एडल्ट के अंदर भी निमोनिया टाइप की कोई इन्फेक्शन हो जाती है। अब आपको पता है कि वहाँ पे जब भी कोई इन्फेक्शन होती है बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमने यहाँ पीछे बात की थी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से उस जगह का जो खून होता है वो बहुत रुक रुक के आता है, यानी कि स्लगिश ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, स्लगिश ब्लड फ्लो होता है। अब खून की रफ्तार बहुत कम होती है, और जहाँ पे स्लगिश ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे सिकलिंग ज़्यादा होगी। अब सिकलिंग, इन्फ्लेमेशन की वजह से ज़्यादा सिकलिंग हो रही है, और सिकलिंग की वजह से वहाँ पे
हाइपोक्सीमिया डेवलप हो रहा है, सिकलिंग की वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन कम मिलेगी और ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से और ज़्यादा सिकलिंग होगी। तो ये एक वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस का जो है ना वो नेवर एंडिंग साइकिल चल पड़ता है। हैंड फुट सिंड्रोम है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, इसके अलावा स्ट्रोक, आपको पता है कि ये भी एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की सेटिंग में ही हो रहा होता है। बेसिकली कि दिमाग को जब खून कम मिलेगा, यानी जो दिमाग की वेजल्स होंगी वहाँ पे जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी, यानी कि आइज़ को जब वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस होगी तो ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि हमने पीछे भी बात की है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के अंदर भी ये पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन की वजह से प्लास्टिक क्राइसिस हो रहा होता है। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से कि ये एरिथ्रोब्लास्ट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है ये वायरस, जिसकी वजह से प्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है, यानी कि बोन मैरो इज डिवॉइड ऑफ RBC प्रोजेनेटर्स। इसके अलावा हमने पहले बात कर ली है कि एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एस्प्लीनिक हो चुके हैं, ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एस्प्लीनिक हो जाते हैं। जब एस्प्लीनिक हो जाएंगे, आपको पता है स्प्लीन हमें इन्फेक्शन से बचा रहा होता है, तो इस तरह के इंडिविजुअल प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। कौन सी तरह की इन्फेक्शन, न्यूमोकोकाई वगैरह। और जिन बच्चों के अंदर ये जो बच्चे होते हैं ना सिकल सेल एनीमिया के, उनके अंदर साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलिटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि टाइफॉइड के बाद ये ऑस्टियोमाइलिटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप इसको प्रीनेटली भी डायग्नोज कर सकते हैं फीटल DNA देखें, एमनियोसेंटेसिस या फिर क्रोनिक विलाय की बायोप्सी के थ्रू। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीट कर रहे होते हैं 5 साल के से छोटे बच्चों के अंदर पेनिसिलिन के साथ, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह से बचाया जा सके। इसके अलावा हाइड्रोक्सी यूरिया दे रहे होते हैं जो कि इनहिबिटर होता है DNA सिंथेसिस का। इसके ट्रीटमेंट में इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को समझा दूँ, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थैलेसीमिया कवर करेंगे। दिखा देती हूँ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आप लोगों की बुक है रॉबिन्स है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने ना साथ साथ बस नोट्स बना लेने और उतना ही याद करना है। तो सिकल सेल एनीमिया के पहले तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीमोग्लोबिनोपैथीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर बताया हुआ है कि इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं वो फैल्सीपैरम मलेरिया से प्रोटेक्टिव रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो RBC का ड्यूरेशन होता है वही बहुत कम होता है, और फैल्सीपैरम मलेरिया को अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए होता है, इसलिए इस तरह के इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से यानी कि मलेरिया से महफूज रहते हैं। इसमें सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन होती है, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। इसके अंदर स्ट्रक्चर बताया हुआ है HBA, HbA2, HbF का, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। HbS किस तरह से HbA से डिफर करता है, वेलिन होता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटामेट, ये हमने लोगों ने बात की थी यहाँ पे। फिर हमने बात की कि यहाँ पे इरिवर्सिबली सिकल सेल किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का, पोटाशियम का लॉस और वाटर का लॉस होता है। इसके अलावा हमने फैक्टर्स पढ़े थे, इंट्रासेलर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है अदर देन HbS। इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर होता है इंट्रासेलर कंसंट्रेशन ऑफ HbS, और तीसरा फैक्टर होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेड सेल टू पास थ्रू माइक्रोवास्कुलेचर। फिर हमने इसके पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े 2, क्रोनिक मॉडरेटली स्फेयर हिमोलिटिक एनीमिया, इसके अलावा वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, पेन क्राइसिस, इस्कीमिक टिश्यू डैमेज वगैरह। 20 डेज होती है इसकी ड्यूरेशन, मैंने पहले आपको बताया था। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पेरिफेरल स्मेयर पे क्या क्या दिखेगा, इसके अलावा हर ऑर्गन के अंदर मैंने आपको बताया स्प्लीनोमेगैली और ऑटोस्प्लीनेक्टमी, इन्फार्क्शन वगैरह, और प्रायापिज्म, हिमोसिड्रोसिस, पिगमेंट गॉलस्टोन्स। फिर हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की थी कि पहले तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता 6 मंथ्स तक, क्योंकि HbF होता है, HbF से HbS में शिफ्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के 4 सिंड्रोम्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। हैंड फुट सिंड्रोम है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, स्ट्रोक है, प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी है। फिर हमने प्लास्टिक क्राइसिस की बात की जो कि पार्वो वायरस की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। और फिर हमने बात की कि स्प्लीन ना होने की वजह से कौन कौन सी इन्फेक्शन हो सकती हैं, साल्मोनेला, ऑस्टियोमाइलिटिस वगैरह। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि प्रीनेटल डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं, पेनिसिलिन देनी होती है प्रिवेंट करने के लिए, हाइड्रोक्सी यूरिया। ये बच्चों ये जो है ना वो ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये नॉर्मली HbA था, इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से HbS प्रोड्यूस हुआ, और HbS जो है ना वो जब भी डीऑक्सीजनेट होता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स और पोटाशियम और वाटर का इफ्लक्स होता है। और जो है ना पहले तो ये डीऑक्सीजनेट से वापस ऑक्सीजनेट होकर नॉर्मली अपनी शेप बरकरार रख लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन डैमेज के बाद, बहुत ज़्यादा वक्त, इतना ज़्यादा वक्त नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन डैमेज के बाद, इतनी ज़्यादा सिकलिंग के बाद इरिवर्सिबली देखो सिकल सेल प्रोड्यूस होगा। इसकी शेप देखो और इसकी शेप देखो, इसकी वजह से हिमोलिसिस हो जाएगा, और हिमोलिसिस के साथ साथ क्या होगा, माइक्रोवास्कुलर ओक्लूजन भी हो जाएगी। तो ये फिगर वैसे अब तो SCQs आने ही नहीं है, तो आप लोगों को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह थैलेसीमिया कवर करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बताऊँ तो मतलब कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आना चाहिए।